हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव क्लास 11th के लिए फिजिक्स फर्स्ट में अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे। पिछले चैप्टर से स्ट्रेट लाइन मोशन उससे संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बताया था। शेष न्यूमेरिकल आपको नोट्स में दिए गए हैं, उनमें से जो आप न्यूमेरिकल न लगा पाए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आगे अब हम आते हैं नए चैप्टर पे। यूनिट फर्स्ट में ही एक चैप्टर आपका है वेक्टर एनालिसिस, जिसे हम लोग कहते हैं सदिश विश्लेषण। हिंदी में से कहते हैं सदिश विश्लेषण, क्योंकि ये वीडियो हिंदी वर्ग बालकों के लिए है कक्षा 11 फिजिक्स फर्स्ट में, जिसका टॉपिक आज का है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। आज हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश राशियाँ क्या है, इससे संबंधित बातों का चर्चा करेंगे और सदिश राशियों के योग के संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग से यहाँ पे कि सदिश और अदिश क्या है। ठीक, इनकी चर्चा करते हैं, इनके संबंध में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम सदिश कहते हैं और कौन कौन से ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम अदिश कहते हैं। वेक्टर एनालिसिस का मतलब होता है सदिश विश्लेषण, हिंदी से कहते हैं सदिश विश्लेषण। वेक्टर का हिंदी आपका सदिश होता है और स्केलर SCALR स्केलर का हिंदी जो होता है वो अदिश होता है। तो आइए सदिश की पहले चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहले हम अदिश की चर्चा करते हैं, इसके बाद तब सदिश की चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले अदिश राशि है यहाँ पे हेडिंग के रूप में। तो अदिश राशि को रेटिंग करते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए क्या है, इसके शब्द में ही लिखा है, इसके शब्दों में ही आप जानेंगे। तो शब्द से ही पता चल रहा है अ माने नहीं, दिश माने दिशा, अर्थात ऐसी भौतिक राशि जिसे निरूपित करने के लिए हमें केवल एक परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशि को हम कहते हैं अदिश राशि। अर्थात जिसमें केवल हमें दिशा की आवश्यकता हो, किसी दिशा की आवश्यकता न हो, बल्कि केवल परिमाण की आवश्यकता हो, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं अदिश। अ माने नहीं, दिश माने दिशा। यानी जिस भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए या उसे बताने के लिए हमारे पास केवल एक परिमाण होना चाहिए। परिमाण माने मात्रा, मात्रा माने गिनती, अर्थात एक अंक होना चाहिए जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता न हो, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे अदिश राशियों में कौन कौन आता है, इसको समझ लिया जाए। अदिश राशियों में आपका आता है समय, यानी समय को केवल हम लोग एक अंक के द्वारा बताते हैं। जैसे घड़ी में 4:05 हो रहा है, अर्थात संख्या बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि 5:04 उत्तर की ओर हो रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता है। अर्थात इसमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समय कैसी राशि हो गई, अदिश हो गई। इसी प्रकार से द्रव्यमान को देखते हैं तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसे कि कोई वजन हम नापते हैं तो 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम बोलते हैं, एक मात्रक लगाते हैं और एक संख्या लगाते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि 5 किलोग्राम यह वस्तु पूरब की ओर है। ऐसा कोई कहता है क्या कि 5 किलोग्राम आलू ले लीजिए पूरब की ओर, ऐसा नहीं, दिशा नहीं बोला जाता है। तो कुल मिला के जिसमें दिशा में बोला जाए, केवल एक संख्या अंक दिया हो और उसका एक मात्रक दिया हो, बस उसे कहते हैं हम लोग अदिश राशि। तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो यहाँ कह सकते हैं दूरी हो गई, दूरी अनिश्चित होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। चाल हो गया, चाल आपकी अदिश राशि है। कार्य हो गया, कार्य आपका अदिश है। दाब है, दाब भी एक अदिश राशि है। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो कार्य के बराबर होती है। कार्य ऊर्जा सभी क्या होते हैं आपके अदिश होते हैं। तो इस तरीके से विभव भी देख लिया जाए, वैद्युत विभव जो आपको इंटर फाइनल में मिलेगा पढ़ने के लिए, वैद्युत विभव भी या विभवांतर जिसे कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतने एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल आप एग्जाम में पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। आइए अदिश राशि के बाद हम चर्चा करते हैं सदिश राशि की। अब अगला है इसमें सदिश राशि, जो महत्वपूर्ण होता है, यहीं से आगे इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो सदिश राशियों की चर्चा इसमें ज्यादा है पार्ट में। इसको हम रेटिंग करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर का मतलब ही होता है सदिश,
यानी यहाँ से वेक्टर को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है सदिश। तो स माने सहित होता है, दिस माने दिशा। स शब्द से ही पकड़ सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जिसको पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण यानी गिनती अंक होना ही चाहिए और साथ साथ उसमें दिशा भी हो। तो अर्थात सदिश को हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अर्थात सदिश एक फार्मूला आपके पास मिल सकता है कि सदिश बराबर हो सकता है परिमाण और प्लस दिशा, अर्थात जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल हो उसी को हम सदिश कर सकते हैं। परिमाण का मतलब होता है कोई आपका एक अंक होगा, गिनती के रूप में होगा, और दिशा तो आप जान रहे हैं कि 4 दिशाएं होती है मुख्यतः। ऐसी दिशा होती है कि ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आपके मानचित्र के हिसाब से दिशाएं हैं। कुछ दिशाएं कोण में भी पूछी जाती है, आपको परीक्षा ऐसी दिशाएं भी पूछी जाती है। तो ये नाम को उत्तर के पूर्व के कोने पड़ता है, इसे पूर्वोत्तर कह सकते हैं, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर अर्थात या और की दिशा बोल सकते हैं, दोनों के साथ मिला के, जो लगभग 45 अंश के कोण में होते हैं। तो दिशाओं का ज्ञान आप जानते होंगे, दिशाओं के अनुसार इसे पूछा जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे पूरी अदिश है तो आप कह सकते हैं विस्थापन, इसमें क्या होगा सदिश होगा। विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है। अगला है वेग, वेग भी एक सदिश राशि है। त्वरण ये भी एक सदिश राशि है। बल आप देखेंगे, बल भी क्या है, एक सदिश है जिसकी दिशा त्वरण की दिशा में होता है। बल के साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे संवेग, संवेग भी एक सदिश राशि है। आवेग ये भी एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये भी आपकी एक सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से कई उदाहरण आपके सामने होंगे जो सदिश का उदाहरण है। एग्जाम इससे संबंधित डिफिनेशन और इनके उदाहरण आपको पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें दिशा अगर है इसका निरूपण करना आवश्यक है। अदिश में कोई दिशा नहीं था, इसलिए हम लोग उसका दिशा का निर्धारण नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसकी दिशा का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि सदिश राशियों को बच्चों हम एक तीर के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशियों का निरूपण कैसे है, एक तीर के द्वारा इसे निरूपित करते हैं। इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहीं से स्टार्टिंग होता है किसी वेक्टर का दिशा के रूप में। एक स्थिर बिंदु चुना जाता है, उस स्थिर बिंदु से ही कोई हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से एरो के द्वारा इसे दिखाया जाता है। तो मूल बिंदु को हम लोग कुछ कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं, कुछ, जिसे टेल कहते हैं इंग्लिश में। और जो इसका रोकीला भाग होता है टेल का, इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, यानी हेड है। तो शीर्ष जो होता है वो हमेशा बेटा दिशा को बताता है, यानी तीर की नोक दे करके हम लोग दिशा का अनुमान लगाते हैं। और जो तीर की लंबाई दिया जाता है, तीर की लंबाई, ये तीर की लंबाई ही आपका परिमाण कहलाता है। तीर की लंबाई क्या होता है, परिमाण। तो इस तरीके से सदिश राशियों को हम एक तीर के द्वारा दिखाएंगे जिसकी लंबाई हमें परिमाण को बताएगी और उसका नोक जो होता है शीर्ष से कहते हैं वो हमें दिशा को बतलाएगा। जैसे हमें कहीं पे 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना है तो हम कैसे करेंगे, 4 किलोमीटर को मीटर में छोटे मात्रा को बदल करके हम इसे पैमाना लेके एक मूल बिंदु मान लेंगे और इसकी दिशा हमें कहना पूर्व की ओर, पूर्व इधर पड़ता है तो 4 किलोमीटर ऐसे हम पूर्व की ओर चलेंगे। अगर यही चीज उत्तर का था, एक मूल बिंदु मान करके उत्तर दिशा में हम लोग 4 किलोमीटर ऐसे चलेंगे पैमाना मानकर। यानी लंबाई से हमें चलना है, लंबाई से परिमाण में चलना है और तीर की नोक को देख करके दिशा में चलना है। तो इस तरीके से आपने इनका निरूपण समझ गए होंगे। तो देखिए आइए सदिश राशियों का हम लोग योग देखते हैं। सदिश राशियों का योग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। जिन भौतिक राशियों में दिशा होती है उन्हीं का हम लोग योग करते हैं, यानी योग की संक्रिया उन्हीं पर करते हैं। तो सदिश राशियों का हम लोग योग देखेंगे। चलिए सदिश राशियों का योग, तो देखिए सदिश राशियों को ही बीजगणित के माध्यम से हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है। तो सदिश राशियों का योग करने के हमारे पास 2 विधियां हैं, शायद 3 विधियां भी कर सकते हैं, 2 के अतिरिक्त एक और विधि होती है। पहला विधि होता है त्रिभुज विधि।
पहला विधि होता है त्रिभुज विधि, दूसरा विधि आपका होता है बहुभुज विधि, बहुभुज विधि, और तीसरा आपका होता है गणितीय विधि, गणितीय विधि, जिसे हम लोग कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो तीन विधियों द्वारा हम लोग सदिशों को जोड़ेंगे, पहला त्रिभुज विधि से, दूसरा बहुभुज विधि से, और तीसरा गणितीय विधि या समांतर चतुर्भुज विधि के द्वारा हम दो सदिश राशियों को आपस में जोड़ेंगे। आइए देखते हैं कि त्रिभुज विधि क्या है। तो त्रिभुज विधि में हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ते हैं, यानी त्रिभुज विधि में केवल और केवल दो वेक्टर जोड़ा जाता है। बहुभुज विधि में क्या किया जाता है, दो से अधिक वेक्टर अगर आपको मिल गए, दो या दो से अधिक वेक्टर, तो आप कह सकते हैं उसे हम बहुभुज विधि से जोड़ते हैं। लेकिन फिर समांतर चतुर्भुज में जब हम चलते हैं वहां भी हमें केवल दो वेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो गणितीय मेथड से दिया जाता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से दिया जाता है जोड़ने के लिए। आइए त्रिभुज विधि की हम चर्चा करते हैं। पहली विधि कि त्रिभुज विधि से हम दो वेक्टरों को सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी मिल गया, आपसे ऐसे कहा जाएगा कि दो वेक्टर ए और बी हैं, जिनका परिमाण आपको दिया रहेगा, एक का 2 मात्रक, एक का 3 मात्रक, 4, 3, 5, 7, कुछ भी इनके अलग अलग मात्रक दिए रहेंगे। आपको कहा जाएगा इन्हें त्रिभुज विधि से जोड़िए। इसके लिए करते क्या है, इन दोनों वेक्टरों में से पहले वेक्टर को हम चुन लेते हैं, माना पहला वेक्टर ए है, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं चुन सकते, चाहे आप बी को भी पहला मान सकते हैं, लेकिन प्राय कि हम लोग अल्फाबेट से ही पढ़ते हैं। तो पहले वेक्टर को जब हम एक मूल बिंदु मानकर ऐसे खींच लेते हैं, परिमाण जो दिया रहेगा उसी की लंबाई के बराबर पैमाना मान के खींचेंगे, लंबी दूरी दिया रहेगा तो उसे छोटे पैमाने मान के तब खींचेंगे। यहाँ एक मूल बिंदु मान लेंगे, मूल बिंदु मान करके यहाँ से हम जितना मात्रक ए का दिया रहेगा उतना मात्रक जिस दिशा में बोला रहेगा उस दिशा में भी खींचेंगे। जैसे वेक्टर एक कहेगा पूर्व दिशा में, तो पहले पूर्व की ओर ऐसे खींच लेंगे। अब वहां से जब देखिए, यहाँ से जब दूसरे वेक्टर में दो चीजें हैं, ध्यान देना कि दूसरे वेक्टर में ही ध्यान देना, पहला वेक्टर तो जो करते हैं आप खींच लेंगे, जिसे हम वेक्टर ए का नाम देते हैं ऐसे, और दूसरे वेक्टर ध्यान ये देना है कि इसका पुच्छ और शीर्ष ध्यान देना है कि इसका पुच्छ क्या है, शीर्ष क्या है। तो शीर्ष जो होता है वो लचीला भाग होता है, पुच्छ उसका प्रारंभिक बिंदु होता है। तो क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर का जो पुच्छ होता है वो पहले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ते हैं। देखो ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा कि पहले वेक्टर का जो शीर्ष है उससे दूसरे वेक्टर का पुच्छ आके जुड़ता है। ये दूसरे वेक्टर का तो ये शीर्ष हो जाएगा, तब यानी ये बी वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है, इसका पिछला भाग पहले के शीर्ष से, इसका जो लचीला भाग है शीर्ष वो आपका आगे रहता है। इस तरीके से जब दो वेक्टरों को हमने जोड़ लिया तो आपको पता होगा कि दो वेक्टरों का अगर योग करते हैं तो योग करने के पश्चात जो नया हमें प्राप्त होगी राशि वो भी तो वेक्टर ही प्राप्त होगा। जैसे 2 धन 2 जोड़ 3 जोड़ते हैं तो 5, यानी अंक अंक जोड़ा तो अंक ही प्राप्त होगा ना। दो वेक्टरों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें एक सदिश राशि ही इसका परिणाम अर्थात इसका रिजल्ट, जैसे 2 और 3 का रिजल्ट क्या आया, 5 आया जोड़ने पर, वैसे ए और बी को जोड़ेंगे इसका परिणाम या रिजल्ट आएगा। अब वो भी क्या होगा, एक सदिश ही होगा, और जब वो एक सदिश होगा तो उसमें भी परिमाण और दिशा होगी। तो माना इन दोनों का योग से जो नया परिणामी या रिजल्ट आया उसमें जो दिशा होगी कैसे जोड़ेंगे उसको समझिएगा। उसे हम आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं जो इसका परिणामी आता है। तो इसमें जो परिणामी आता है इसका जो नोक होता है वो अंतिम वेक्टर के नोक से टच करते हैं, यानी शीर्ष से ऐसे टच कर देते हैं अंतिम वेक्टर के, और जो इसका पुच्छ होता है वो पहले वेक्टर के पुच्छ से टच करते हैं। यही विशेष ध्यान देना है, यही अगर आप ध्यान नहीं दिए तो वेक्टरों का जोड़ना उल्टा हो जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर आपको मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से आप परिणामी आर का मान निकाल सकते हैं। ये परिणामी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। परिणामी का शीर्ष हमेशा अंतिम वेक्टर के शीर्ष से टच होना चाहिए, ध्यान देंगे। अब इसके आगे हम इससे संबंधित देखिए, अगर हम मान लो दूसरे वेक्टर की दिशा निकालना चाहें पहले वेक्टर के साथ कितना है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल यही जोड़ते हैं, यही कोण नापा जाता है, धनात्मक दिशा में यही कोण आपका नापा जाता है। यानी वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ बना हुआ कोण ये माना जाता है। बाहर यहाँ ना जोड़ दीजिएगा वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का कोण,
यानी वेक्टर ए को आगे बढ़ाने पर तब वेक्टर बी उसके साथ जो झुकाव बनाएगा वही वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। अगर परिणामी का कोण पूछता है तो वेक्टर ए के साथ सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए के साथ जो कोण बनता है वही परिणामी आर का कोण होता है। तो इस प्रकार से दिशा यहाँ जो बोला जाएगा उसी के साथ हम वेक्टर को आसानी से जोड़ लेंगे। अब इसके घटाने की चर्चा हम सारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुभुज विधि की चर्चा हम सेकंड वीडियो में इससे संबंधित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।